दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। और अब ये वर्ष है नौकरियों का। जी हाँ, अंबार आने वाली है, बाढ़ आने वाली एक प्रकार से रोजगार की। आपको पता है चुनावी वर्ष है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और अपने कमर की पेटी कस के बांध लीजिए। और अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप इसके लाभ से अछूते क्यों हैं? इसको जल्दी से डाउनलोड इंस्टॉल करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी भी कोर्स का, यूपीपीएससी, यूपीटीपीएससी, या सबसे बेहतर है अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की ही तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन भी आपके पास है मौजूद। आप कोई भी इनमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी हो। जैसे यूपीपीएससी यूपीटीपीएससी सब्सक्रिप्शन है, इसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है कि इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फी बहुत ही कम है अगर आप UD10 मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो एक तो मैं आपकी सफलता तक आपके साथ रहूँगा ही। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आएंगे अनअकैडमी प्लस पर और अनअकैडमी स्पेशल वो तो आपको मिलेंगे ही, प्लस पे जितने भी PDF आएंगे वो सब आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से, व्यापक तरीके से आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। फीस डिस्क्रिप्शन ये सब दिया हुआ है, आप जाकर लर्निंग ऐप पर भी सारी चीज़ें देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेफरल कोड UD10 यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। हम मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक इस टॉपिक को, तीसरा टॉपिक जो कि है आपके सिलेबस का, उसको पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने नियम कानून को देख लिया था। नियम कानून किस तरीके से नैतिकता का निर्धारण करते हैं मानवीय क्रियाकलापों में। नैतिकता का निर्धारण मतलब यह कार्य, किया गया कार्य उचित है या अनुचित है, सही है या फिर गलत है, इसका निर्धारण करना। ठीक है। तो नियम कानून में हमने बताया आपको राज्य के जो कानून होते हैं वो किस तरह से निर्धारक होते हैं और कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो निर्धारक नहीं होते हैं। उसी तरह कुछ धार्मिक रीति रिवाज या मान्यताएं होती हैं जो नियम के रूप में होती हैं, वो किस तरह से लागू होती हैं, किस तरह से नहीं लागू होती हैं, वो हमने बताया। और इसके अलावा जो सामाजिक रीति रिवाज हैं वो भी किस तरह से निर्धारक का कार्य करते हैं और कब नहीं करते हैं, यह भी हमने आपको बताया। तो नियम कानून के बाद आज अंतरात्मा के ऊपर बढ़ेंगे। अंतरात्मा किस तरह से नैतिकता का निर्धारण करता है, अर्थात अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है, ये कैसे पता चलेगा। सपोज दोस्तों कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वहां क्या प्रक्रिया होती, प्रोसेस क्या होता है। जो सबसे पहले मरीज आएगा आप उसी को सबसे पहले देखेंगे, अर्थात एक नंबर में जो जिस क्रम में आएगा उसी क्रम में उसको देखा जाएगा। एक नियम बनाया हुआ है आपने। लेकिन सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको तुरंत एडमिट करना, तुरंत इलाज करना बहुत आवश्यक है, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो आप क्या इस प्रक्रिया का पालन करेंगे? आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? नहीं। जो प्रक्रिया हमने बनाई है वह यहाँ पर इस समय जो है, इस परिस्थिति में वह प्रक्रिया का पालन करना अनुचित है, जबकि वो प्रक्रिया उचित थी आपकी। तो अंतरात्मा आपको हमेशा यह बताती है कि किस समय क्या करना उचित होगा, किस समय क्या करना अनुचित होगा। ठीक है। तो ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा यदि उचित और अनुचित का निर्णय करना हो तो सबसे बढ़िया जज जो होता है वो अपनी अंतरात्मा होती है, क्योंकि उस किसी को पता हो न पता हो, लेकिन अंतरात्मा को अवश्य पता होता है कि किया गया कार्य उचित है या अनुचित है। तो अधिकांश लोग अंतरात्मा या अंतर्मन को नैतिक या ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। कहते हैं ना कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा में परमात्मा का निवास है। ठीक है। हमारे हृदय में ईश्वर का निवास है। तो जो भी हृदय से आवाज आएगी, जो अंतर्मन से आवाज आएगा, वो ईश्वर की आवाज होगी, अर्थात वो हमेशा उचित होगा, ऐसा कहा जाता है। तो इनके अनुसार मानव का मन जो होता है वो सदैव उसे उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वही अनुचित कार्य करने से रोकता है। जब कोई गलत कार्य करने, जब कोई चोरी करने जाता है तो अंतर्मन एक बार जरूर कहता होगा कि यह गलत है, यह मत करो। यह बात अलग है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर कार्य करते हो अथवा नहीं करते हो। लेकिन अगर यदि निर्णय लेना हो आपको कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो सही है या गलत, तो अंतर्मन की आवाज सुनना आवश्यक होता है। आपको पता चल जाएगा यह कार्य सही है या फिर गलत है। तो हमारी अंतरात्मा यह अनुमान लगा लेती है कि क्या सही है तथा क्या गलत है।
इस प्रकार अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। महात्मा गांधी के अनुसार यदि सभी मनुष्य अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, धर्म का राज स्थापित हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना आ जाएगी, क्योंकि हमारा अंतर्मन सदैव हमको उचित करने की प्रेरणा देता है। तो जब सभी कार्य उचित होंगे, सभी सही कार्य करेंगे, तो धर्म की या राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो धर्म की स्थापना इस तरह से हो जाएगी। किंतु यदि अंतरात्मा स्वार्थ भाव उत्पन्न करे, अर्थात अंतरात्मा कहे कि कोई कार्य जैसे कर रहे हैं आप, तो अंतरात्मा आपको यदि कह रही है कि यह कार्य उचित है क्योंकि इससे आपका लाभ होगा, तो हमेशा यदि यही आपकी अंतरात्मा कह रही है तो वहां पर यह गलत हो जाएगी जहां पर सार्वजनिक हित और आपके हित में टकराव उत्पन्न होगा। तो वह समाज कल्याण नहीं कर सकती, सार्वजनिक हित नहीं कर सकती है, क्योंकि वह आपके स्वार्थ को सर्वोपरि कह रही है। अतः ऐसी स्थिति में वह नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हमको अक्सर अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन स्वार्थ से ऊपर उठकर, जहां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और परमार्थ में टकराव उत्पन्न हो, वहां पे हमको परमार्थ को महत्व देना चाहिए। लोक सेवकों को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। परिणाम, यह हुआ अंतरात्मा दोस्तों। अब परिणाम नैतिकता का निर्धारक। परिणाम अर्थात हम कोई भी कार्य यह सोचकर करें कि इसका परिणाम क्या होगा, सही या फिर गलत, तो इसी को परिणाम कहते हैं। तो इस तरह यदि हम सोच लें कि इस कार्य का परिणाम सही होगा तो वह सही हो जाएगा, कार्य सही हो जाएगा, क्रियाकलाप सही हो जाएगा, और यदि परिणाम उसका गलत हो तो हमारा यह सोचना कि यह कार्य गलत है, ठीक है ना, अर्थात हम इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि यह कार्य गलत है क्योंकि इसका परिणाम भी गलत आ रहा है। तो इस तरह से परिणाम भी एक तरह से नैतिकता का निर्धारण करता है कि यह कार्य किया गया जो है वो सही है अथवा गलत है, परिणाम के आधार पर। एक प्रकार से इसकी परिभाषा दे तो परिणाम के आधार पर मनुष्य के कार्यों के नैतिक या अनैतिक होने का, उचित या अनुचित होने का, सही या गलत होने का फैसला करना या निर्धारण करना ही क्या है, परिणाम के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करना है। मानव कई कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर उचित या अनुचित का निर्धारण करके संपन्न करता है, अर्थात यदि उस कार्य का परिणाम उचित होगा तो वह कार्य भी उचित है, तथा जिस कार्य का परिणाम अनुचित होगा वह कार्य भी अनुचित है। तो इस प्रकार परिणाम नैतिकता का निर्धारक तत्व है, परिणाम भी नैतिकता का निर्धारक तत्व है। लेकिन यह याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा जो परिणाम सही होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि कार्य भी सही हुए हों उस परिणाम को पाने के लिए, और ऐसा भी नहीं होता कि जो कार्य सही किए गए हों उसका परिणाम हमेशा ही सही हो, उचित ही हो, ठीक है। तो कुल मिला के परिणाम के आधार पर कहीं न कहीं नैतिकता का निर्धारण किया जाता है, इसलिए परिणाम भी नैतिकता का निर्धारक है। सबसे पहले परिणाम के आधारों की बात करते हैं। तो परिणामवाद का आधार जो है दोस्तों सुखवाद है। अक्सर परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया है यह प्रश्न, सुखवाद के ऊपर ही पूछ लिया गया है, इसलिए यहां पे समझ लीजिए सुखवाद क्या है। सुखवाद से अर्थ हुआ अर्थात सुख को जो लक्ष्य माने, अर्थात सुख को लक्ष्य मानकर किया गया कोई कार्य सुखवाद कहलाएगा। अर्थात जो कार्य सुख को ध्यान रखकर, अर्थात ये इस कार्य को करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी या समाज को सुख की प्राप्ति होगी, इसको क्या कहेंगे, सुखवाद कहेंगे। तो जिस कार्य को यह सोचकर किया जाए कि इसका परिणाम जो होगा वो सुख प्राप्ति उससे होगी, तो वह क्या कहलाता है, सुखवाद कहलाता है। तो इस तरह से जिसका तात्पर्य सुख की प्राप्ति को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत है सुखवाद, ठीक है ना। और यह सुखवाद 2 तरह का होता है दोस्तों, स्वार्थवादी और परमार्थवादी। सुखवाद भी 2 तरह का होता है। एक स्वयं के सुख की बात करना, अर्थात जिसका जो परिणाम हो उससे खुद को व्यक्तिगत
सुख की प्राप्ति हो। और दूसरा क्या होता है, परमार्थवादी, अर्थात जिस कार्य को करने से परिणामतः लोगों को, समाज को, परमार्थ को सुख प्राप्त हो, वह क्या आएगा, परमार्थवादी सुखवाद कहलाएगा। तो स्वार्थवादी सुखवाद जो होता है दोस्तों, निकृष्ट स्वार्थवादी होता है और उत्कृष्ट स्वार्थवादी होता है। जहां भी ये शब्द आएंगे पूरे नीतिशास्त्र में ध्यान रखिएगा, निकृष्ट जहां अर्थ होगा उसका अर्थ होगा शारीरिक की बात की जा रही है, उत्कृष्ट जहां पर शब्द प्रयोग होगा अर्थात यह चेतना की, मस्तिष्क की बात की जाती है यहां पर, ठीक है ना। तो मन मस्तिष्क सुख रहे जहां पे सुख की प्राप्ति हो मन मस्तिष्क को, वह उत्कृष्ट स्वार्थवादी, और जहां पे शरीर को सुख प्राप्त हो वह निकृष्ट स्वार्थवादी ये होगा, सुखवाद होगा। इसी तरह परमार्थवादी सुखवाद निकृष्ट प्रकार का, जिससे जो लोगों का हित हो वह शारीरिक हित की बात, शारीरिक सुख की बात हो। जहां पे उत्कृष्ट अर्थात जहां पे लोगों को मानसिक शांति या मानसिक सुख की प्राप्ति हो, जिस कार्य को करने से वह उत्कृष्ट परमार्थवादी सुखवाद होगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद क्या है दोस्तों, यह क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख दिलाना, प्राप्त कराना ही क्या कहलाता है, उपयोगितावाद कहलाता है। यह भी एक सुखवाद का एक रूप है उपयोगितावाद, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की कल्पना, कामना या इच्छा की जाती है, लक्ष्य रखा जाता है और उसके लिए जो कार्य किया जाता है वह उपयोगितावादी सुखवाद कहलाता है। तो इस तरह से जो कार्य करने से उपयोगितावाद, अर्थात जो हमने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो जाए, तो वह किया गया कार्य सही है या फिर उचित है। और जिस कार्य को करने से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त न हो, ठीक है, ऐसा न लक्ष्य की प्राप्ति न हो, तो वह किया गया कार्य अनुचित या गलत है। तो इस तरह से सुखवाद या उपयोगितावाद या फिर परिणामवाद यह नैतिकता का निर्धारक है, ठीक है। अब उपयोगितावाद देख लीजिए, उपयोगितावाद भी दो तरह का होता है, निकृष्ट और उत्कृष्ट। निकृष्ट जैसा कि हमने बताया, जो शरीर के सुख की कल्पना, अर्थात अधिकतम लोगों को अधिक से अधिक शारीरिक सुख की जो प्राप्ति कराए, वह क्या कहेगा, कहलाएगा निकृष्ट उपयोगितावाद कहलाएगा। और अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम जो मानसिक सुख की प्राप्ति कराए वह उत्कृष्ट उपयोगितावाद कहलाएगा। निकृष्ट उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम से संबंधित है, बेंथम इसके समर्थक माने जाते हैं। वहीं उत्कृष्ट उपयोगितावाद के समर्थक मिल माने जाते हैं, स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल इसके समर्थक माने जाते हैं। तो बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम शारीरिक सुख नैतिकता का निर्धारक होता है, वहीं मिल के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम मानसिक सुख नैतिकता का निर्धारक होता है। तो शारीरिक और मानसिक, इन सब में अंतर बहुत सरल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे आप दिए गए समय पे रात 10 से 11 के मध्य पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार परिणाम नैतिकता का निर्धारक है, किंतु यह सदैव नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता। हमेशा यदि हम सोचें कि परिणाम सही है तो जो कार्य है वह सही होगा, तो यह भी अनुचित है। और अगर हम यह सोचते हैं कि यदि कार्य सही है तो हमेशा परिणाम उसका सही होगा, तो यह भी अनुचित है, यह भी सोचना गलत है। क्योंकि कभी कभी परिणाम अच्छा हो तो भी कार्य गलत हो जाता है। अर्थात जैसे चोरी के धन का दान देना, यहां पे चोरी जो किया गया कार्य है वह क्या है, गलत है, लेकिन परिणाम अच्छा है इसका, धन का दान, तो यह नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता है। कभी कभी परिणाम गलत होते हुए भी कर्म सही हो जाता है। जैसे कोहली ने किसी मैच में शतक मार दिया लेकिन इसके बावजूद भारत हार जाता है, या फिर डॉक्टर लाख कोशिश करता है लेकिन मरीज को बचा नहीं पाता, मरीज की डेथ हो जाती है,
तो यहां क्या होता है, परिणाम गलत आता है लेकिन किया गया कार्य सही होता है। तो हमेशा परिणाम जो है वह नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता है, ठीक, सदैव नहीं हो सकता है। वहीं गीता में भी यह संदेश है दोस्तों कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए बिना परिणाम की चिंता के, बिना फल की चिंता के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म की चिंता करो, फल की नहीं, ठीक है। यह भी कहा गया है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सभी ग्रंथों में, सभी समाजों में हर कोई यह कहते देखा जाएगा आपको कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, है ना। तो इस पॉइंट से भी यह पता चलता है कि परिणाम सदैव नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी परिणाम नैतिकता का निर्धारक है। ये सब आलोचनाएं हम बता रहे हैं आपको, आलोचना में ये सब लिखेंगे आप, जब समीक्षा करने को आएगा तो आप ये लिखेंगे। और यदि यह केवल पूछेगा कि किस तरह से परिणाम नैतिकता का निर्धारक है, तो सिर्फ आप किस तरह निर्धारक है यही लिखेंगे, ये आलोचनाएं नहीं लिखेंगे वहां पे दोस्तों, ठीक है ना। परिस्थितियां नैतिकता के निर्धारक। अब परिस्थितियां भी नैतिकता के निर्धारक होते हैं। किसी मनुष्य के निर्णय का मूल्यांकन करते समय परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है, अर्थात जो कार्य किया है व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में किया है यह देखना आवश्यक है। जिस तरह बैंक में चोर घुस आते हैं, बैंक मैनेजर की कनपट्टी पे बंदूक लगा देते हैं और सारा धन वहां से लूट कर ले जाते हैं, और बैंक मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए और अपने स्टाफ की जान बचाने के लिए क्या करता है कि चाबी उनको दे देता है, या कुछ भी है, तिजोरी की चाबी दे देता है और वो धन निकाल कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है उसका मूल्यांकन परिस्थितियों के अनुसार सही था। हालांकि किया गया कार्य देखने में गलत लग रहा है, लेकिन परिस्थितियां इसको सही बना देती हैं। उस परिस्थिति में जो निर्णय लिया गया वह सही था, ठीक है। तो किसी मनुष्य के निर्णय का मूल्यांकन करते समय परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है, अर्थात किया गया कार्य किन परिस्थितियों में किया गया है, तभी उसको सही या गलत ठहराया जा सकता है। अतः इस तरह से परिस्थितियां भी नैतिकता के निर्धारक हैं, अर्थात परिस्थितियां यह बताती हैं कि किया गया कार्य सही था या फिर गलत था, ठीक है ना। भावना व उद्देश्य नैतिकता के निर्धारक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे नोटबंदी का दोस्तों जो भावना थी उसके पीछे और जो उद्देश्य था वो काला धन को समाप्त करना था, आतंकवादियों को, जो नक्सलवादियों को, एंटी सोशल मूवमेंट्स को जो, या एंटी नेशनल मूवमेंट्स को जो सहायता पहुंचाई जाती थी, धन पहुंचाया जाता था, उस पर लगाम लगाना, जो नकली नोट हैं उसके धंधे को समाप्त करना, काला बाजारी खत्म करना, ये सब चीजें उद्देश्य जो थे, भावना जो थी इसके पीछे सही थी। जबकि हालांकि वह कहीं न कहीं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। जो भावना थी जिसको लेकर नोटबंदी की गई थी वह सफल नहीं रही, फिर भी इस कार्य को भावना व उद्देश्य के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह कार्य बिल्कुल सही है नैतिकता के मापदंड पे, भावना व उद्देश्य के आधार पे। तो इस तरह से भावना व उद्देश्य भी नैतिकता के निर्धारक होते हैं। अब साधन साध्य विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। साधन साध्य विवाद, इसके दो पक्ष हैं दोस्तों। एक पक्ष है कि जो साध्य पवित्र हो तो साधन कैसा भी हो उचित है, अंत भला तो सब भला। जैसे जापान को आत्मसमर्पण कराना था तो अमेरिका ने अनुचित साधन का प्रयोग किया, परमाणु बम उसके ऊपर फेंक दिया, तो इस तरह से साध्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन साधन इसका अपवित्र था। तो जो इसके पक्षकार हैं वो ये कहते हैं कि साधन कैसा भी हो, साध्य पवित्र है, साध्य अच्छा है, उचित है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो वह साधन भी उचित हो जाता है, अर्थात परमाणु बम भी उचित था फेंकना। जबकि जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए, साध्य के साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहता है, ये जो मार्क्सवादी, नाजीवादी, फांसीवादी, ये सब जो विचारधाराएं हैं, येन केन प्रकारेण लक्ष्य की प्राप्ति को बल देते हैं। जो कहते हैं कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, साध्य की प्राप्ति हो जाए,
तो साधन कैसा भी हो वह उचित ठहराया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी, विनोबा भावे, टॉलस्टॉय जैसे जो विचारक हैं वह दूसरे पक्ष को बल देते हैं, पहले पक्ष की उपेक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। यदि अपवित्र साधनों का प्रयोग करके किसी साध्य की प्राप्ति की गई है तो वह अनुचित ही कहा जाएगा। तो वहीं जो पहला पक्ष है वो कहता है अंत भला तो सब भला, अर्थात अंत भला है तो सब भला है, जितना कुछ किया गया पीछे सब भला ही है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कहता है कि अंत भला हो चाहे न भला हो, यह अगर उसको भले साधन के द्वारा प्राप्त किया गया है तो ही उसको भला कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। गलत साधनों से साध तक पहुंचना सरल होता है। इसकी आलोचना करते हुए जो दूसरे पक्ष के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि गलत साधनों से साध तक पहुंचना सरल होता है, अतः लोग इस रास्ते को अक्सर चुन लेते हैं। जिस तरह से परीक्षा में लोग सोचते हैं नकल कर लें, पेपर आउट करा लें तो लक्ष्य की प्राप्ति तो हो जाएगी, उससे साध्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन साधन अनुचित थे तो वह साध्य अपने आप अनुचित हो जाता है। यह दूसरे जो पक्षकार वो कहते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें इस गलत कार्यों को करने की आदत हो जाती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के चरित्र का यह अंग बन जाती है। प्रशासन में जाने के बाद भी वह इन मार्गों को अपनाता है और राष्ट्र को भ्रष्ट कर देता है, राष्ट्र को खाई की ओर ले जाता है, राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस पक्ष के जो समर्थक हैं पहले पक्ष के, वो नाजीवादी, फांसीवादी, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग होते हैं। वहीं जो दूसरा पक्ष है साध्य के साथ साथ साधन के भी उचित होने पर बल देता है। इस पक्ष के समर्थक महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे लोग हैं। इनके अनुसार वही लक्ष्य उचित है जिसे उचित कार्यों के द्वारा प्राप्त किया गया है। गांधी जी के अनुसार साध्य तथा साधन में अवियोज्य संबंध, अर्थात साधन और साध्य को अलग नहीं किया सकता, एक दूसरे के ये पूरक हैं, अर्थात ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साधन यदि बीज है तो साध्य वृक्ष है। यदि बीज में कोई दोष हो तो वृक्ष में भी वह आगे जाकर दोष परिलक्षित होगा, दिखाई पड़ेगा, स्वतः आ जाएगा। अतः गांधी जी ने साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी बल दिया है। तो यह टॉपिक समाप्त हुआ दोस्तों। तीसरा टॉपिक देखिए, एक बात है कि आप लोग में से काफी लोग, देखिए क्लास ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, यही चीज ऑफलाइन में भी देखी जाती है। आपको कोचिंग में सब कुछ पढ़ाया जाता है, सारे मैटर्स दिए जाते हैं, लेकिन समय से यदि आप डेली इसको सुनते रहें कि एक वीडियो जो भी आता है, जब जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो आप यदि इसको देखते रहें और पीडीएफ आप तैयार कर, जो पीडीएफ हमारी दी जा रही है उसको भी पढ़ते रहें, तो आपका तैयार होता जाएगा, आपके माइंड में सब चीजें रहेंगी। जिस दिन वीडियो ना आए उस दिन आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, पीडीएफ का रिवीजन कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपको करना क्या है। यदि आप वास्तव में मुख्य परीक्षा के लिए बहुत गंभीर हैं, आपको वीडियो जो हमारा देखते हैं उसमें जो हम एक्स्ट्रा चीजें बोलते हैं, जैसे फ्रेमिंग में जो चीजें नहीं लिखी, जैसे ये फ्रेमिंग हमने कर दी है, यहाँ पे हमने जो समझाया है आपको, ये आप नोट डाउन करिए। आप एज अ ऑफलाइन क्लास की तरह ही इसको हमारी क्लास को पढ़िए। जैसे आप वीडियो जब सुन रहे हैं तो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे, जो पीडीएफ में नहीं है वो आप नोट कर लीजिए, और जब आप पीडीएफ निकलवाइए प्रिंट आउट इसका, तो वहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए जहाँ पर नोट करना हो, ठीक है ना। और अपने से कोई उदाहरण आपके मन में हो तो उसको ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप संपूर्णता में तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे फर्स्ट और फोर्थ पेपर खत्म हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ दोस्तों, तमाम एग्जाम्स आ गए हैं, हमारे इंटरव्यू वगैरह हैं, तो बहुत शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर लास्ट तक मॉडल पेपर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक काफ़ी ये कवर हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ जो है काफ़ी कवर हो जाएगा तब तक। तो मॉडल पेपर आने से इन दोनों का प्रश्नोत्तर शुरू हो जाएगा आपका, तो पहला और चौथा पेपर आपका एकदम तैयार होता जाएगा। रहेगी सेकेंड और थर्ड की बात, तो वह भी समय से ही कंप्लीट हो जाएगा। हमारे ख्याल से यह फरवरी या मार्च तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद से थोड़ा फास्ट क्लासेस चलेंगी ये सब,
और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, अभी कुछ लोग फोन किए थे बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं और अन्य परीक्षाएं, ठीक है वो परीक्षाएं हैं, तैयारी करना भी आवश्यक है, लेकिन आई थिंक दिसंबर के बाद सब फ्री हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से लग जाइए। बड़ी परीक्षा है और आपको सफल होना है। कोई मिलाकर के यही बात है, इस ग्रुप के उद्देश्य की पूर्ति करनी, उद्देश्य प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। देखिए, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के परिणाम आज हम देखेंगे। इसके पहले के अध्याय में हमने निर्धारकों को देखा कि कौन कौन से निर्धारक हैं जो कि मानवीय क्रियाकलापों का निर्धारण करते हैं कि वह उचित है या फिर अनुचित है। उनमें तमाम चीजों को हमने देखा। अब हम आज मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के परिणाम देखेंगे। नैतिकता का क्या परिणाम होता है, अर्थात यदि अच्छा कार्य किया गया है तब क्या हो सकता है, तब क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है, और यदि बुरा कार्य या गलत कार्य किया गया है, अनुचित कार्य किया गया है, तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, जिनको हम विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे, विभिन्न आयामों में देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा कार्य करने का क्या परिणाम मिलेगा, और गलत कार्य हो नैतिक दृष्टि से तब क्या परिणाम होगा। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे कि अच्छा कार्य करने का क्या परिणाम हो सकता है और गलत कार्य या अनुचित कार्य करने का क्या परिणाम मिल सकता है। इसी तरह पर्यावरणीय क्षेत्र में, तो तमाम क्षेत्रों में हम देखेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया है कि जो मनुष्य का क्रियाकलाप होता है, कार्य होता है, वो 3 प्रकार का होता है। असामान्य, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाकलाप होता है, जिनमें नीति शास्त्र के अंतर्गत हम सिर्फ ऐच्छिक क्रियाकलापों को लेते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। बाकी जो कार्य जानबूझकर नहीं किया जाता, अनिच्छा से, अनजाने में हो जाता है, अनायास हो जाता है, उसमें हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्ति का चरित्र सही है या व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा है या बुरा है। इसी तरह असामान्य अर्थात बच्चों के द्वारा, पागल व्यक्ति या मंद बुद्धि व्यक्ति द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसका भी हम विश्लेषण नहीं करते हैं कि वह नैतिक है या फिर अनैतिक है। हम सिर्फ ऐच्छिक कार्यों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शास्त्र सिर्फ ऐच्छिक कार्यों का अध्ययन करता है कि वह उचित है या फिर अनुचित है, और मनुष्य को एक मापदंड देता है कार्य करने के लिए कि कोई कार्य करने से पहले वह कार्य गलत है या सही है, उसका निर्धारक देता है, उसके निर्धारक मापदंड देता है, जिससे व्यक्ति निर्णय ले सके कि उसे यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। ठीक है, तो जो ऐच्छिक कार्य होते हैं दोस्तों, वो सही या उचित रहेंगे तो नतीजा भी उनका अच्छा ही होगा। अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। नीति शास्त्र यही मान के चलता है। गलत कार्य करेगा तो गलत अभ्यास होगा, चरित्र निर्माण उसका नहीं हो पाएगा, दुष्चरित्र व्यक्ति बन जाएगा और हमेशा उसका गलत परिणाम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह परिणाम हमको सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र, अन्य तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, जब कोई बुरा कार्य करता है तो बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ फ्रेमिंग केवल इसमें की है क्योंकि ये बहुत ही सरल टॉपिक है, इसको आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। मैं जो बताता जाऊं आप लिखते जाइए, और अपने शब्दों में लिखेंगे तो मौलिकता ज्यादा आएगी। सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र को देखते हैं। यदि सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य किए जाएं, यदि सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य किए जाएं तो उसके क्या परिणाम होंगे, अच्छे होंगे। वो अच्छे परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वही आपको यहां लिखना है। क्या क्या होगा दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति यदि अच्छा कार्य करे, नैतिक दृष्टि से सही कार्य करे, हमेशा उचित निर्णय ले, उचित क्रियाकलाप हो, तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, सामाजिक सद्भाव की स्थापना होगी, समाज में बंधुत्व की भावना बढ़ेगी, शांति कायम होगी, सुव्यवस्था होगी, सहिष्णुता की भावना रहेगी, जो तमाम धर्म संप्रदाय हैं उनके मध्य घनिष्ठता आएगी। ठीक है, समाज में संगठन स्थापित होगा, मानवीय मूल्यों और दर्शन की स्थापना में समाज जो है अग्रणी रहेगा, अग्रसर रहेगा हमेशा।
ठीक है। जो संसाधनों का पक्षपात होता है, अर्थात किसी के पास अधिक किसी के पास कम, तो यह भी नहीं होगा, समानता का एक माहौल पैदा होगा। इसके अलावा संसाधनों की व्यर्थ जो बर्बादी की जाती है उस पर रोक लगेगी। तो इस तरह से समरसता और समन्वय के साथ सामाजिक समानता और अस्पृश्यता निवारण जैसे जो है तत्व शामिल होंगे। ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, लिंग समानता बढ़ेगी, लिंग समानता की सोच सब में पैदा होगी। जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, महिला पुरुष पुरुष प्रधान समाज है जो है, यह एक बुराई के रूप में है, तो लिंग समानता बढ़ेगी। तो ये सभी अच्छे परिणाम सामाजिक क्षेत्र में देखे जाएंगे। वहीं सामाजिक क्षेत्र में यदि हमेशा अनुचित निर्णय लिए जाएं, अनुचित क्रियाकलाप हों, तब लिंग समानता के स्थान पे लिंग भेद जो कि देखा जाता है। जातिवाद, जाति भेद, जाति भेद के आधार पर असमानता का व्यवहार, अस्पृश्यता का व्यवहार, नस्ल भेद, बाल विवाह, शोषण, समाज में शोषण होगा, अत्याचार होगा, भ्रूण हत्या होगी, छुआछूत, दहेज प्रथा, सांप्रदायिकता, ठीक है ना, सामाजिक तनाव के कारण उत्पन्न संघर्ष, ये सभी जो है परिणाम आएंगे यदि सामाजिक क्षेत्र में हमेशा गलत कार्य किए जाएं, अनुचित कार्य किए जाएं। इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आर्थिक समानता, है ना, टैक्स चोरी में कमी, भ्रष्टाचार कम होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी जब एक साथ मिलकर सब अच्छे कार्य करेंगे तो, ठीक है ना, काला धन कम होगा, गरीबी उन्मूलन होगा, जितनी गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, बेरोजगारी उन्मूलन होगा, सतत विकास की जो कल्पना की जाती है कि सतत विकास होना चाहिए, वो फलेगा फूलेगा, और लोक धन जो है उसका सही प्रयोग होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आधारभूत संरचना है उसका विकास होगा, आर्थिक रूप से समृद्धि होगी, सिर्फ विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा बल्कि आर्थिक समृद्धि होगी, गरीबी उन्मूलन होगा, समावेशी विकास होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आर्थिक क्षेत्र में हमेशा बुरे कार्य किए जाएं तो बुरा परिणाम उसका मिलेगा। क्या क्या बुरे परिणाम मिल सकते हैं? वही इसका उल्टा जो जो हमने कहा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घोटाला, है ना, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी, काला धन, लोक धन जो है सार्वजनिक धन है उसका दुरुपयोग होगा, हवाला जैसे कारोबारों का बढ़ावा होगा, ठीक है ना, गरीबी एवं अमीरी की खाई बढ़ती जाएगी, आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी, और नीरव मोदी जैसे लोग ज्यादा पैदा होंगे, ठीक है ना। इस तरह एनपीए को बढ़ावा मिलेगा, बैंकों को घाटा होगा, इस तरह से सरकारी धन को, संपत्ति को घाटा होगा, आर्थिक समृद्धि के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में यदि हमेशा अच्छे कार्य किए जाएं दोस्तों तो क्या होगा? सर्वधर्म समभाव की भावना उत्पन्न होगी, सभी धर्म एक दूसरे के धर्म की इज्जत करेंगे, धार्मिक मान्यताओं की इज्जत करेंगे, हर किसी को, जो यहां पर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो भावना प्रकट की गई है उसको बढ़ावा मिलेगा, भाईचारा इस तरह से कायम होगा, परस्पर लोगों में एक दूसरे के पास जो अविश्वास है वो खत्म होगा, विश्वास जगेगा और सहयोग की भावना होगी, एक दूसरे के सहयोग के साथ राष्ट्र निर्माण में लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा परस्पर आदर और सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे का लोग सम्मान करेंगे, इस तरह से धार्मिक समरसता की भावना पैदा होगी और लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। तब राज्य इन सब कामों, जो आंतरिक जो संघर्ष हैं इनमें न उलझ करके हमेशा विकास के कार्यों को महत्व देंगे। यदि धार्मिक क्षेत्र में गलत कार्य किए जाएं, बुरे परिणाम आएंगे उसके। क्या क्या आएगा? सांप्रदायिकता, धार्मिक संघर्ष, एक दूसरे पर अविश्वास, परस्पर अविश्वास, कटुता की भावना रहेगी, दंगे होंगे, दंगे फसाद होंगे, अंधविश्वासों को बढ़ावा मिलेगा और रूढ़िवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। तमाम तरह की सामाजिक
और सामाजिक जो रोकें होती हैं, पारिवारिक जो रोक होती है, वो सब सामने आएंगी। ठीक है ना। जैसे कि एक गोत्र का जो एक गोत्र में शादी करने की जो परंपरा है, उससे दहेज जैसी प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है, तो रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। तो धार्मिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें गलत काम और अच्छे काम के अच्छे और गलत परिणाम उनके सापेक्ष आएंगे। इसी तरह प्रशासनिक क्षेत्र देखा जाए तो अच्छे परिणाम, अगर प्रशासन अच्छा कार्य करे तो क्या अच्छे परिणाम आ सकते हैं? सुशासन आएगा, शासन में पारदर्शिता होगी, लोगों को पता चल सकेगा कि क्या किया जा रहा है, कितना धन खर्च हो रहा है, कितना पहुंच रहा है, उनको कितना मिलना चाहिए था। नीतियां और योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है उनमें अंतर जो होता है, अभी जो नीतियां बनती हैं उनका क्रियान्वयन होता है, उनमें काफी अंतर होता है। तो दोनों में अंतर खत्म होगा। जैसी नीति बनाई जाएगी उसी तरह का क्रियान्वयन होगा। उत्तरदायित्व जो है, जो प्रशासन का होता है, उसका उनको बोध होगा, हमेशा वो हमेशा अच्छा कार्य करेंगे। इस तरह से अच्छे कार्य की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। वस्तुनिष्ठता बढ़ेगी। जो तरफदारी होती है, जिस सरकार में के अंतर्गत प्रशासन कार्य करता है, उसकी तरफदारी और चमचागिरी यदि कहें, इस शब्द को यूज मत करिएगा, समझाने के लिए केवल बोल रहा हूं, इसकी प्रवृत्ति को में कमी आएगी। ठीक है। नवाचार बढ़ावा, इनोवेशन बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अभी क्या है कि प्रशासन क्या है, पूरी तरह से कठपुतली की तरह कार्य करता है शासन के, सरकार के, तो अपनी सोच को वह लागू नहीं कर पाता। तो इनोवेटिव सोच, इतने विद्वान लोग जाते हैं पीसीएस आईएएस जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके, लेकिन वो पूरी तरह से कठपुतली बन जाते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनपढ़ नेताओं के इशारे पर वो कार्य करते हैं। तो यदि यह बंद हो जाएगा, अच्छा कार्य हमेशा होगा, प्रशासन को खुली छूट दे दी जाएगी, उन पर जो अनुचित नियंत्रण है वो समाप्त कर लिया जाएगा, तो नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, नए नए तौर तरीकों का विकास होगा, गुणवत्तापूर्ण सेवा में वृद्धि होगी, जिससे जन समस्याओं का जो समाधान होगा वो बहुत स्मार्ट तरीके से किया जा सकेगा। इस तरह से सामाजिक और अन्य जो बुराइयां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। वहीं बुरा परिणाम देखने को क्या मिलेगा? बुरा कार्य किया जाए हमेशा, तो बुरे निर्णय लिए जाए, प्रशासनिक क्षेत्र हमेशा बुराई बरकरार रहे, तो क्या बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे? वही भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नेता नौकरशाह गठबंधन, जिसको कहते हैं चमचागिरी या तरफदारी। ठीक है ना। प्रशासन का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो जाना, अर्थात अपने अपने लोगों को उच्च पदों पर आसीन करके अपना कार्य करवाना। ठीक। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, तो हुक्म चलाने की जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको बढ़ावा मिलना, और जो जनता के सेवक के रूप में अपने आप को न समझकर अपने आप को राजा के रूप में समझना, स्वामी के रूप में समझना। ठीक है ना। इस तरह की कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में यदि अच्छे कार्य किए जाएं, अच्छे निर्णय लिए जाएं, अच्छे लोग आ जाएं, चरित्रवान लोग आ जाएं, तो क्या होगा? लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र का जो उद्देश्य है, जो ध्येय वाक्य है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, वह कहीं न कहीं सुलभ होगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। जो हमारे संविधान में उद्देशिका में जो जो शब्द दिए गए हैं उनका शब्दशः वो उद्देश्य प्राप्त किए जा सकेंगे। इस तरह से स्वस्थ लोकमत या जनमत का निर्माण होगा। ठीक है ना। चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है उससे लोग बच सकेंगे। पैसे दे करके, शराब पिला करके जो वोट खरीदे जाते हैं, इस संस्कृति को, ये संस्कृति हटेगी, समाप्त होगी। ठीक है। इस तरह से राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि होगा। परिणाम जो आएंगे हमेशा राष्ट्रहित में मिलेंगे। बुरे परिणाम क्या होंगे? जितने आज बुरे परिणाम मिल रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनीतिक दोष जो उत्पन्न हो गया है हमारे देश में। राजनीति में अक्सर अनुचित ही, अर्थात गलत ही भर गया है,
नैतिक लोगों की कमी है, नैतिक दृष्टि से सही लोगों की कमी हो गई है राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए हमेशा बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। वही कारण है कि आज तानाशाही, भाई भतीजावाद राजनीति में, कि एक ही पार्टी के लोग, पार्टी के जो हाई कमान है उन्हीं के परिवार वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ भी, जो भी जिस देश में रहता है सिस्टम, उसके अनुसार मुख्यमंत्री, एक ही परिवार के लोग पूरे मंत्रालय में शामिल हो जाएंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार जैसे जितने भी परिणाम बुरे हैं कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आई बुराइयों के कारण ही हैं। वहीं पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां भी अच्छे और बुरे परिणाम मानवीय क्रियाकलापों को देखने को मिलते हैं। अच्छे कार्य किए जाएं तो हमेशा जो सतत विकास की संकल्पना है उसको बढ़ावा मिलेगा, अर्थात खुद भी उपभोग किया जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सकें, आने संसाधनों का उपभोग कर सकें, उनके लिए भी संसाधन बच पाए, इस दृष्टि में कार्य किया जाए तो नई नई पर्यावरण को संरक्षण करने वाली तकनीकी आएंगी। जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण मित्र जो योजनाएं हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आएंगी। स्वच्छ भारत अभियान जैसी संकल्पनाएं मजबूत होंगी। जो नदियां प्रदूषित हो गई उनका कायाकल्प होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी प्राप्ति होगी, उसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसकी प्राप्ति की जा सकेगी। वन जीवों की रक्षा की जा सकेगी। प्राकृतिक संतुलन को जो खोया जा रहा है यह संसार, उसको फिर से प्राप्त किया जा सकेगा। वृक्षारोपण अभियान जैसे अभियानों को सफलता मिल सकेगी। तमाम तरह के जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं उनका संरक्षण हो सकेगा, उनका विकास हो सकेगा। इसके अलावा यदि अगर गलत कार्य किए जाएं तो जो गलत परिणाम सामने आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, भूस्खलन, ओजोन क्षरण, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं कहीं न कहीं मानवीय क्रियाकलापों का ही परिणाम है। अभी हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रकृति में असंतुलन पैदा करने वाला और कोई नहीं, व्यक्ति है, मानवीय क्रियाकलाप है। इसके अलावा संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। वन्य जीवों का गैर कानूनी शिकार होगा या उनके आवास विनाश कारण उनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ेगी। तो ये सभी जो है गलत परिणाम सामने आएंगे। ठीक है ना। तो इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है, चाहे तो आप वीडियो जैसे आप सुन रहे हैं इसके साथ ही लिखते जाइए। तो दोस्तों इस प्रकार यदि सुखद मानव जीवन की स्थापना करनी है तो हमें सभी आयामों में अर्थात सभी क्षेत्रों में उचित क्रियाकलापों को या सही क्रियाकलापों को बढ़ावा देना होगा। तो वहीं अनुचित क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने के उपाय करने होंगे। उचित कार्य जो क्रियाकलाप है उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम आंतरिक उपाय करेंगे। आंतरिक उपाय मतलब व्यक्ति में नैतिक विकास करेंगे, चारित्रिक विकास करेंगे। और यह कब से हो सकेगा? बचपन से किया जाएगा। बच्चों में ऐसी भावना भरेंगे कि हमेशा वो उचित कार्य करें, उनका चरित्र निर्माण हो सके, वो सच्चरित्र बन सकें। इसमें परिवार, समाज तथा शिक्षा या शिक्षण संस्थानों द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा तथा पुरस्कार आदि के माध्यम से अच्छे कार्य को प्रेरित करना होगा, जिससे लगातार अभ्यास के माध्यम से लोगों का चरित्र निर्माण किया जा सके। जैसे प्रशासन में नैतिकता, प्रशासन में नीति शास्त्र कैसे आया, यहाँ पर आपको नीति शास्त्र पढ़ाकर क्या किया जा रहा है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रशासन में आकर आप या प्रशासन में आने से पहले आप नीति शास्त्र के बारे में अध्ययन कर लें, ताकि आपके मन में रहे बातें कि अच्छा कार्य आप कर सकें, चरित्र आपका अच्छा बन सके, आप हमेशा अग्रसर रहें चरित्र के निर्माण में। वहीं अनुचित कार्यों को रोकने के लिए बायोपाय करने होंगे, जिसमें सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण के साथ साथ राज्य कानूनों का प्रयोग करके अनुचित कार्यों के अभ्यास को रोका जा सकता है। जैसे सूचना का अधिकार, लोकपाल जैसी व्यवस्थाएं करके, डिजिटलीकरण करके। जो काम कागजों से होता था आज डिजिटलीकरण होने से क्या हुआ है कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। जो लाल फीताशाही वगैरह होती थी प्रशासन में, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता था,
वो कहीं ना कहीं इससे कम किया जा सका है। तो इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो नीति शास्त्र के मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के परिणाम, यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, नीति शास्त्र के आयाम। देखिए टॉपिक वाइज समाप्त करेंगे, तो बहुत तेजी से हमको लग रहा है कि अब इस मंथ में यह 4th पेपर समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर जनवरी के 15 जनवरी तक लगभग फर्स्ट पेपर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सेकंड थर्ड में कुछ है नहीं। ठीक है, तो जल्द समाप्त करके मार्च अंत तक सोचा जा रहा है कि मार्च अंत या अप्रैल फर्स्ट वीक तक यदि समाप्त हो जाएगा तो हमको काफी समय मिल जाएगा रिवीजन करने का और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का। तो नीति शास्त्र के आयाम मतलब नीति शास्त्र के तमाम क्षेत्र, अर्थात जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में नीति शास्त्र का प्रयोग, वही नीति शास्त्र के आयाम है। कैसा प्रयोग? नीति शास्त्र क्या करता है? निर्णय लेता है ना, निर्धारण करता है क्रियाकलापों का। तो मानवीय क्रियाकलाप जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, डॉक्टर का कार्य क्या होना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, नीतिगत निर्णय क्या लेना चाहिए एक डॉक्टर को चिकित्सा के क्षेत्र में, इसका निर्धारण कौन करेगा? नीति शास्त्र करेगा। वह व्यक्ति तब निर्णय ले, अगर वह व्यक्ति नीति शास्त्री होगा, नीति शास्त्री निर्णय लेने में माहिर होगा, तो वह निर्णय ले पाएगा कि वह सही कार्य है या गलत कार्य है। कभी कभी होता है कि दोनों कार्य उचित होते हैं, अर्थात डॉक्टर पास 2 मरीज आए हुए हैं, तो वहां पे उसको निर्णय यह लेना होगा कि किस मरीज को उसको ज्यादा महत्व देना है, तो वही नीति शास्त्री निर्णय होगा। तो इस तरह से नीति शास्त्र तमाम क्षेत्रों में लोगों को बताता है कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, वह निर्णय उचित होगा या अनुचित होगा, इसका निर्धारण नीति शास्त्र करता है। ठीक है, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रियाकलापों का निर्धारण करता है, सही गलत का निर्धारण करता है कि क्या सही है क्या गलत है, उचित कार्य करने की ओर प्रेरणा देता है, अनुचित कार्य करने को रोकता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, चिकित्सा, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों नीति शास्त्र मानव के ऐच्छिक कार्यों का नियमन करता है। हमने बताया 3 प्रकार के कार्य हैं, लेकिन सिर्फ ऐच्छिक कार्यों का नियमन नीति शास्त्र करता है, अध्ययन करता है। अतः यह एक वर्णनात्मक विज्ञान न होकर, अर्थात वर्णन नहीं करता है, कार्य का वर्णन न करके नियामक है। यह बताता है, नियम बनाता है कि यह कार्य करेंगे तो उचित है, यह कार्य करेंगे तो अनुचित है। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। तो अतः एक वर्णनात्मक विज्ञान न होकर नियामक विज्ञान है जो मानवीय क्रियाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। विज्ञान का क्या करता है? किसी भी विषय का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसी तरह जो नीति शास्त्री विज्ञान है वह एक नियामक विज्ञान है जो मानवीय क्रियाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करके यह बताता है कि किस क्रिया में उचित परिणाम आएंगे, किस क्रिया में अनुचित परिणाम आएंगे, कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है। तो यह इस बात का निर्धारण करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नीति शास्त्र के आयामों को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, या अध्ययन की अगर दिशाएं देखें तो 3 हैं। क्या क्या? मानकीय नीति शास्त्र, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या अप्लाइड नीति शास्त्र, और अधिनीति शास्त्र जिसको मेटा नीति शास्त्र भी कहते हैं। तो मानकीय नीति शास्त्र क्या है? इसमें कार्य का निर्धारण का व्यवहारिक तरीका अपनाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वहीं अनुप्रयुक्त या अप्लाइड नीति शास्त्र में क्या होता है? क्षेत्रानुसार निर्णय लिया जाता है, इंस्टेंट निर्णय जिनको कहते हैं, कि समस्या उत्पन्न हो गई है, कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, उसमें आपको क्या निर्णय लेना है यह बताता है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। वहीं अधिनीति शास्त्र क्या करता है? यह कुछ बताता नहीं है, यह कोई नीति निर्धारण नहीं करता है, बल्कि यह नैतिक शब्द और जो अर्थ हैं उनसे संबंधित है। जो नीति शास्त्र में जो शब्द यूज किए जाते हैं उनका यह अर्थ बताता है, व्याख्या करता है उनकी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अंतर पूछता है मानकीय, अनुप्रयुक्त और अधिनीति शास्त्र में। आइए विस्तार से देखते हैं।
जो मानकीय नीति शास्त्र होता है दोस्तों, यह नीति शास्त्र की वह शाखा है जो उस वक्त उत्पन्न होती है जब कोई कार्य किया जाता है। अर्थात जब कोई कार्य किया जाता है तो यह शाखा क्या बताती है कि वह कार्य उचित है या फिर अनुचित है। उसी समय व्यक्ति यह निर्णय लेता है, नीति शास्त्री निर्णय लेता है कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यह इस बात का परीक्षण करता है कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित है। यह 3 प्रकार का होता है: परिणामवादी नीति शास्त्र, परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र और सद्गुण नीति शास्त्र। 3 प्रकार का ये जो मानकीय नीति शास्त्र है होता है, जिसमें परिणामवादी नीति शास्त्र अर्थात जैसा कि हमने परिणाम आपको पहले ही बता चुका है कि परिणाम के आधार पे कि उसका परिणाम क्या होगा, उसके आधार पर उचित या अनुचित, सही या गलत का निर्णय लेना, वह क्या होगा, परिणामवादी नीति शास्त्र होगा। वहीं परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र जो होगा वो परिणाम के आधार पर न करके बल्कि कर्म के आधार पर निर्णय लेता है कि वह कार्य सही है या फिर गलत है, तो परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र होगा वो। वहीं यदि सद्गुण नीति शास्त्र की बात करें तो यह ये चरित्र के आधार पर निर्णय लेता है। अर्थात किसी व्यक्ति का यदि चरित्र सही है, सच्चरित्र व्यक्ति है, तो हमेशा वह सही निर्णय लेगा, सही क्रियाकलाप होंगे उसके। और यदि वह दुष्चरित्र है तो हमेशा उसके कार्य खराब ही होंगे, अनुचित ही होंगे। सद्गुण नीति शास्त्र यह मान के चलता है। तो इस तरह से यह क्या करता है, परिणाम और कर्म को महत्व नहीं देकर बल्कि व्यक्ति के चरित्र पर बल देता है। सद्गुण नीति शास्त्र वह होता है। ठीक है, अब देखिए आपने मानकीय नीति शास्त्र पढ़ लिया। अब अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र जो दूसरा इसका तरीका है नीति शास्त्री निर्णय का, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या अध्ययन की जो शाखा है इसमें क्या करते हैं, इसमें क्षेत्र विशेष की समस्या का तात्कालिक नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। कोई समस्या जब उत्पन्न हो जाती है तो उसका क्या तात्कालिक प्रयास किया जाए, इस तात्कालिक जो है इसका क्या समाधान खोजा जाए, इसका प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे मानवीय क्रियाकलाप है, उससे कोई उत्पन्न समस्या है, जो समस्या उत्पन्न होगी समाज में निश्चित रूप से मानवीय क्रियाकलाप के आधार पर उत्पन्न होगी। मानवीय क्रियाकलाप गलत होगा, उससे कोई समस्या उत्पन्न होगी, तो उसका नैतिक समाधान किया जाएगा। क्या क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए इसका निर्णय, और क्या नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए इसका निर्णय ही यहां पर लिया जाता है अनुप्रयुक्त या अप्लाइड नीति शास्त्र में। जैसे समस्याएं कैसे उत्पन्न होंगी मानवीय क्रियाकलापों से, प्रदूषण, बाल तस्करी, घोटाला, आतंकवाद, नक्सलवाद, गंदगी आदि समस्याएं मानवीय क्रियाकलापों के बाद जो है परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, और उनका ही नैतिक समाधान यहाँ पर खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे स्टिंग ऑपरेशन ले लीजिए। स्टिंग ऑपरेशन एक समाधान के रूप में है, लेकिन ये कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए इसका निर्धारण यहाँ किया जाएगा। जब घोटाला उजागर करना हो, भ्रष्टाचार उजागर करना हो, किसी के झूठ का पर्दाफाश करना हो, कोई झूठ बोलकर नुकसान पहुंचा रहा है समाज या राष्ट्र को, तो उसके झूठ को पर्दाफाश करने के लिए, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराध का पता लगाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, यह उचित हो जाता है। लेकिन कब नहीं करना चाहिए, जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो, उसके मूल अधिकारों का हनन होता हो, और निजी मामलों में जहां पर हस्तक्षेप हो, जहां पर उसका व्यक्तिगत मामला हो, वहां पे ऐसे ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, वहां पे ये ऑपरेशन अनुचित है। ठीक है ना। तो अब आपको अप्लाइड जो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो तीसरा है वो क्षेत्र अधिनीति शास्त्र है, मेटा नीति शास्त्र। यह नीति शास्त्र की एक नई शाखा है जिसका उद्देश्य आदर्शों या मानकों की स्थापना करना न होकर, अर्थात यह उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करता, बल्कि यह जो नीति शास्त्र में जो शब्द होते हैं, नैतिक शब्द होते हैं और मूल्यों के अर्थ एवं स्वरूप का यह स्पष्टीकरण करता है। यह क्या करता है, नैतिक शब्द और मूल्य जो होते हैं उनका अर्थ बताता है और उनके स्वरूपों का स्पष्टीकरण करता है। अधिनीति शास्त्र यह नीति शास्त्र की वह शाखा है। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र आज का यह टॉपिक है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है दोस्तों, नीति शास्त्र का सेकंड लास्ट है। इसके बाद अंतिम जो टॉपिक रह गया है मूल्य। नीति शास्त्र में बस इतना ही पढ़ना था। तो देखते देखते देखिए समाप्ति पर हम आ गए। नीति शास्त्र समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अभिवृत्ति स्टार्ट होगा। लेकिन नीति शास्त्र समाप्त होते ही हम इसका केस स्टडी आरंभ करेंगे, ठीक है ना। केस स्टडी मतलब जहां पर नीति शास्त्र आएगा, इसका मतलब है नीति शास्त्र क्या करता है, जैसा हमने बताया पिछले अध्यायों में, निर्धारण करता है आपके कार्यों का, आपके क्रियाकलापों का, जो आप मानव समाज में रहते हुए करते हैं। तो जितनी भूमिकाएं आपकी समाज में रहती हैं, कुछ निजी भूमिकाएं रहती हैं जो परिवार तक सीमित रहती हैं, रिश्तेदारी तक सीमित रहती हैं, और कुछ सार्वजनिक संबंध होते हैं जो आपके व्यवसाय से मुख्यतः संबंधित रहते हैं, है ना। जैसे आपका पति पत्नी का रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ये सब क्या है, निजी संबंध है। सब सार्वजनिक संबंध क्या है, जैसे आप डॉक्टर हो गए तो आपका मरीज के साथ जो संबंध होगा वो सार्वजनिक संबंध हो जाएगा। तो सभी संबंधों में, इन सब संबंधों में अर्थात निजी और सार्वजनिक संबंधों में कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, क्या कार्य हमको करना चाहिए, और खासकर तब जब दो बातों में एक बात चुननी हो और दोनों ही बातें चुनना नीतिगत हो, अच्छा हो, तो हमको वहां पर चुनना होता है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या नीतिगत है। जैसे कि निजी संबंधों में यदि इस बात को ले लिया जाए, केस स्टडी में बता रहा हूं आपको, ऐसा ही पूछेगा कि आप एक प्रशासनिक ऑफिसर हो, आपके सामने ये दुविधा है, तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही बातें चुनना वहां पे नीतिगत होता है। तो उनमें से जो ज्यादा नीतिगत होता है, कई ऑप्शन आपके सामने आते हैं, तो उन ऑप्शंस में आपको वो चुनना होता है ऑप्शन जो सबसे ज्यादा नीतिगत हो, तभी कहा जाएगा कि नीति शास्त्रीय दृष्टि से यह कार्य सही है, अथवा अन्यथा वो कार्य गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है अच्छे से। जो पहला चैप्टर था, अभी तक का चैप्टर हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। जैसे घर में आपकी माँ और पत्नी लड़ रहे हैं, तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए। तो नैतिकता क्या कहती है, नीति शास्त्र क्या कहता है, तो वहां पर आपको तटस्थ होकर जो सही है उसका साथ देना होगा। यदि दोनों सही है तो वहां पर आपको देखना होगा कि उन दोनों सही में सबसे ज्यादा गलत कौन सा है, ठीक है ना। तब आप समझ पाएंगे कि नीति शास्त्रीय ढंग, हालांकि केस स्टडी में सारी चीजें आ जाएंगी, इतना करा देंगे कि आप खेलने लगेंगे केस स्टडी के साथ। कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, कितनी बड़ी दुविधा आ जाएगी, आप उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप नीति शास्त्र दृष्टिकोण जो है वो अपनाएंगे, अर्थात उचित अनुचित में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, उसको देखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है दोस्तों। मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहते हुए कई प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है। कुछ निजी रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिलेशनशिप होते हैं, कुछ सामाजिक सार्वजनिक रिलेशनशिप होते हैं। जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप होते हैं वो कौन कौन से, जैसे हमने बताया माता पिता, भाई बहन, ये सब, ठीक है। पति पत्नी का रिलेशन, इसमें भूमिकाएं अलग होती हैं, कार्य व्यवहार अलग होते हैं, यहाँ पर उम्मीद अलग होती है, घनिष्ठता अलग होती है, ठीक है। वही सार्वजनिक संबंध हमने बताया, डॉक्टर मरीज का संबंध, ठीक है ना, प्रशासनिक अधिकारी और जनता का संबंध, तो ये सब सार्वजनिक संबंध है, ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, देखिए प्रणाली यहाँ पर लिख दिया है, प्राणी इसको कर लीजिएगा। समाज में रहते हुए वह कई प्रकार की सार्वजनिक तथा निजी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इन विभिन्न भूमिकाओं में इसका कार्य व्यवहार तथा उत्तरदायित्व भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। नीति शास्त्र यहाँ उत्तरदायित्व निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अर्थात नीति शास्त्र हमको बताता है कि किस संबंध में क्या उत्तरदायित्व हमारा होगा, क्या हमारे कार्य उचित कार्य होंगे, क्या हमारे कार्य अनुचित होंगे। जैसे पति पत्नी का रिलेशन है, तो किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध बनाना, अवैध रिलेशन रखना, वो अनुचित होगा नीति शास्त्रीय दृष्टि से। तो आपको पता रहेगा कि यह ऐसा करना उचित नहीं है, अनुचित है। आप उचित की ओर प्रेरित होंगे, उचित का अभ्यास करेंगे, तो हमेशा आपका आचरण सही बना रहेगा, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर हैं आप,
तो आपको पता है आपका कार्य है मरीज की रक्षा करना, सर्व से पहला कर्तव्य आपका है। तो वह कार्य यदि आप कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, तो तब तो आप नीतिशास्त्री ढंग से सही काम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि उसमें भी पक्षपात कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर जैसे आप, तो मरीज को अपने अस्पताल में न, जो सरकारी अस्पताल है वहां पे इलाज न करके अपने क्लिनिक में बुला रहे हैं किसी बहाने, तो वहां पर आप नीतिशास्त्री दृष्टि से गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सार्वजनिक हित को महत्व न देकर व्यक्तिगत हित को महत्व दे रहे हैं। तो नीति शास्त्र यहाँ उत्तरदायित्व निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। यह इस बात का निर्धारण करने में मदद करता है कि संबंधों में किस तरह नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए तथा उसकी स्थापना की जाए, ताकि सुखी और समृद्ध जीवन यापन हो सके और देश, राष्ट्र, समाज, परिवार सब विकास कर सकें, विकास की ओर आगे बढ़ें, विघटन के रास्ते पे न जाएं। निजी संबंधों में नीतिशास्त्र की बात की जाए तो मनुष्य का अपने परिवार के सदस्यों, मित्र व रिश्तेदारों के साथ संबंध निजी संबंध के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत संबंध के अंतर्गत आता है। इन संबंधों में अपनापन होता है, घनिष्ठता होती है, निकटता होती है, विश्वसनीयता होती है। अपने परिवार के सदस्यों पर लोग अधिक विश्वास करते हैं, आंख मूंद के विश्वास करते हैं, लगाव होता है, माया होता है, मोह होता है, आने जाने से रोना और हंसना ये सब होता है। किसी के विदा होने पर लोग रोते हैं, किसी के आ जाने पर खुश होते हैं। तो ये सब गुण पाए जाते हैं इन संबंधों में। लेकिन इन संबंधों में इन गुणों के बने रहने की अपेक्षा की जाती है। आप अपने घर वालों से अपेक्षा करते हैं कि आपकी कोई भी गोपनीय बात उजागर न करें, जिससे आपकी सामाजिक रूप से बुराई हो, हानि हो। ठीक है, इस तरह निजता का सम्मान किया जाता है एक दूसरे में। इसी तरह आप यह रखते हैं कि कोई चीज विश्वसनीय रहेगी, किसी पर आप विश्वास करके कुछ काम सौंप सकते हैं, है ना। घनिष्ठता रहेगी, निकटता रहेगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज के भौतिकतावादी युग में ये सब चीजें बदल रही हैं, पतन हो रहा है नैतिकता का, है ना। आप अक्सर देखते होंगे, खासकर जो पहले संयुक्त परिवार पाया जाता था, धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर कृषि जब होती थी, जब तक खेती किसानी तक लोग सीमित थे या फिर नौकरी पेशा भी थे, तो पूरा एक आदमी घर में कमाता था, सबको भरण पोषण वही करता था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद जब भौतिकतावाद का विकास बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा, ठीक है, लोग ये दिखावा ज्यादा होने लगा, दिखावे को लोग अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे, तब से क्या होने लगा, अब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कम से कम अपनी पति पत्नी, यहां तक कि सास ससुर अर्थात माँ बाप को भी लोग नहीं रखना चाहते अपने पास, पैसे बचाने के लिए या फिर अन्य कारणों से कि हमको इनका भरण पोषण न करना पड़े, ठीक है, हमारी ख्वाहिशें पूरी होती जाएं। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है ना। निजी संबंधों में नैतिकता के पतन के अनेक कारण हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं, वही आपको लिख देने हैं। क्या क्या है? आधुनिक भौतिकतावादी प्रवृत्ति, कम समय में अधिक भौतिक लाभ की तमन्ना। आज आदमी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पाने की लालसा रखता है, बहुत ज्यादा अमीर बनने की तमन्ना रखता है। सब कुछ आप जब बाजार घूमने जाते हो तो आज सब कुछ आपके सामने उपस्थित रहता है। यह व्यक्ति सोचता है कि हमारे आस पड़ोस में यदि किसी ने खरीद लिया है तो हमको भी यह चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो यह उत्कट लालसा होती है जो नैतिकता का पतन करती है, अपनत्व तो खत्म करके भौतिकतावादी व्यक्ति को बताती है, भौतिक मानव के रूप में परिवर्तित कर देती है, जो कि नैतिक मानव है। जीवन में अर्थ और काम चरम लक्ष्य, अर्थात जीवन में अर्थ और काम ही चरम लक्ष्य आज मनुष्य के लिए बन गए हैं। ठीक है, माया मोह और जो परिवार, जो आत्मीयता थी वो घटती जा रही है। निम्न कोटि के सुखवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा। निम्न कोटि की है जितनी सुखवादी प्रवृत्तियां हैं, ये सब भोग विलास क्या है, निम्न कोटि की चीजें हैं, नश्वर चीजें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं। जीवन में जो शांति चाहिए इन सब चीजों से नहीं मिल सकती है, लेकिन इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि लोग अपनी प्रतिष्ठा से इसको जोड़ने लगे हैं। पारिवारिक मूल्यों का निरंतर घटता हुआ जाना, पारिवारिक मूल्य भी अब घट रहे हैं। पहले जो बड़ों का आदर सम्मान होता था, रिश्तेदारों की आवभगत होती थी, आज नहीं होती है। कोई मेहमान आ जाता है घर में तो उसको या तो थोड़ा बहुत ठीक है आदर सत्कार कर दिया, लेकिन ये होता है कि जितनी जल्दी चला जाए उतना अच्छा है। जबकि हमारे समाज में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो पारिवारिक मूल्यों का भी निरंतर घटता हुआ जाना, माता पिता का संबंध, बेटे और पिता का संबंध, बेटे माता का संबंध, सबका संबंध अब केवल और केवल दिखावा जैसा लगता है, फॉर्मेलिटी सी हो गई है, ठीक है ना।
मोबाइल ले आए और मोबाइल से बात करते हुए जा रहे हैं, माँ बाप से बात नहीं करनी है, आकर घर में घुस जाना है और मोबाइल ही चलाते रहना है। तो यह सब क्या है? पारिवारिक मूल्यों का निरंतर घटता हुआ जो ये क्रम है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी अब वर्चुअल अर्थात माया की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ है, काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ है, उसी को उसने अपना समाज बना लिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं अब पहले से ज्यादा असुरक्षित, इतने ज्यादा रक्षोपाय होने के बावजूद महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। पश्चिम के नकारात्मक मूल्यों का बढ़ता प्रभाव, जितने पश्चिम की बुराइयां थी, भारतीय समाज ने आधुनिकता के नाम पे, यदि कहा जाए आधुनिकता के नाम पे, अच्छाइयों को कम बल्कि पश्चिमी देशों की बुराइयों को ज्यादा अपनाया है। दो बातें समझिए, एक होती है आधुनिकता। आधुनिकता सोच से संबंधित है, जहां पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है, वहीं पर आधुनिकता है। आधुनिकता दिखावे से, आधुनिकता का पहनावे से, आधुनिकता का फैशन से कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर का कोई नाता नहीं है। इतनी बात आप समझ लीजिए। अगर कोई करता है, यदि देश में आधुनिकता के नाम पे दिखावा करता है, तो वह सिर्फ एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, असामान्य व्यवहार है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पश्चिम के नकारात्मक मूल्य यहां पर, जबकि पश्चिमी देशों में देखा जाए तो हमेशा पॉजिटिवनेस, जो चीजें सकारात्मक रही है, स्वतंत्रता सकारात्मक रही है, उसको अपनाया, उसी ढंग से अपनाया जिस ढंग से अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता क्या है? अवसरवादी स्वतंत्रता है। जब तक अपना हित है तब तक स्वतंत्रता, जब तक अपना हित है तब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिखती है। लेकिन यदि जहां पर हितों का टकराव होता है, वहां व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, वही स्वतंत्रता बाधक बन जाती है। उसी अव्यक्त की स्वतंत्रता लोग गाली गलौज करते हैं, लेकिन दूसरा कोई करता है तो उसके विरोध में हो जाते हैं। तो या फिर अव्यक्त की स्वतंत्रता के नाम पे यहाँ पे दुरुपयोग किया जाता है, उसका गलत प्रयोग किया जाता है उसका। तो पश्चिम के नकारात्मक मूल्यों का यहाँ प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि वहां जो नकारात्मक मूल्य थे पहले, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। सकारात्मक मूल्यों को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है। गलत समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया दोस्तों बचपन से ही शुरू होती है। तो बच्चों में शुरू से ही समाजीकरण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कि पहले होती थी, नैतिक शिक्षा दी जाती थी उनको, परिवार में बताया जाता था कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वह प्रक्रिया वह दूषित हो रही है, ठीक है। तो बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे पाते माँ बाप, चूंकि इतना ज्यादा लोग बिजी हो गए हैं कि बच्चों को उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण की गलत समाजीकरण की प्रक्रिया भी एक नैतिकता के पतन का कारण बन रही है निजी संबंधों में। इसके उपाय क्या होने चाहिए? उपाय तो खैर सार्वजनिक और निजी का लगभग सेम है। जो सार्वजनिक संबंधों में उपाय होने चाहिए, वही निजी संबंधों में भी उपाय वही होने चाहिए। तो उपाय क्या करने चाहिए? बच्चों में आरंभ से ही, अर्थात बचपन से ही, समाज, परिवार, जहां जहां वो रह रहे हैं, जहां जहां वो सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे हर जगह से सीखते हैं, तो हर जगह मूल्यों को उनको सिखाया जाए, मूल्यों को रोपित किया जाए, क्या सही है क्या गलत है यह बताया जाए। इसके अलावा परिवार समाज का स्वस्थ वातावरण रखा जाए, ताकि वहां से जो भी निकले वो नैतिक दृष्टि से मजबूत होकर, आचरित होकर निकले, आचरण उसका अच्छा हो। निजता के अधिकार की रक्षा की जाए, एक दूसरे के निजता के अधिकार की रक्षा की जाए, किसी का हंसी मजाक न उड़ाया जाए, किसी की निजी जो आप गोपनीय जो चीजें रखनी चाहिए उसको गोपनीय रखा जाए। नैतिक शिक्षा को बढ़ाकर चित्त निर्माण किया जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ा करके, जैसा कि प्रशासन में आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने से पहले ही नीतिशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, तो चरित्र निर्माण किया जा रहा है आपका एक प्रकार से। इसके अलावा मनोरंजक आध्यात्मिक चलचित्र दिखाना, अर्थात मनोरंजक जो आध्यात्मिक चलचित्र हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पहले ये सब चीजें आती थी, धारावाहिक लोग देखते थे। आजकल क्या देखते हैं? सास बहू, है ना, जितनी सीरियल आते हैं सब गंदी चीजें सिखाते हैं। आप देख लीजिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो सिनेमा है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को, ठीक है। तरह तरह के अपराध के तरीके सिखाए जाते हैं उसमें। तो ये सब क्या कर रहे हैं? तो वो सब नहीं दिखाना है, मनोरंजक और आध्यात्मिक चलचित्र दिखाना है। तमाम तरह के चैनल ऐसे हैं जो आध्यात्मिक चीजें दिखाते हैं, तो उनसे जोड़ना चाहिए लोगों को, ताकि उनका आध्यात्मिक विकास हो सके, ठीक है। जो मानव मरता जा रहा है, मानवता मरती जा रही है, वो जिंदा हो सके। इसके अलावा सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र क्या है दोस्तों? तो व्यापक रूप से मनुष्य के वे सभी कार्य व व्यवहार जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। निजी संबंधों में क्या था? घर परिवार रिश्तेदारी को वो चीजें या खुद को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती थी, जबकि सार्वजनिक संबंधों में जो आपका कार्य है
नीति शास्त्र है वह किससे संबंधित है? जो समाज को प्रभावित करती हैं जो कार्य, ठीक है, तो वे सार्वजनिक संबंधों के दायरे में आते हैं। इस तरह मनुष्य का सामुदायिक जीवन उसके सार्वजनिक पक्ष को इंगित करता है। सार्वजनिक संबंधों में ऐसे नियम कानूनों को स्वीकार किया जाता है जिसके बारे में सबकी सहमति होती है, ठीक है ना, सबकी सहमति होती है, अर्थात जिसको सब अच्छा कहते हैं, जिसको सब उचित कहें, वही जो है नियम स्वीकारे जाते हैं, वही समाज नीति शास्त्रीय ढंग से सही होता है। जैसे डॉक्टर का मरीज से तो संबंध होता है, अर्थात डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना। उसको मान लीजिए एक केस स्टडी आपको दे देता हूं कि आप डॉक्टर हैं और आपके यहाँ एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जो मरीज पहले आएगा उसे ही आप पहले देखेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगी। एक पहला कंडीशन कि आपके पास एक विधायक जी आते हैं या मंत्री जी आते हैं, बहुत ही प्रभावशाली, ठीक है, उनको बहुत जल्दी है, आपके पास आकर के वो लाइन न खड़ा होकर डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं और आप क्या करेंगे उस समय? तो उस समय यह नीति शास्त्र बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो नीति शास्त्रीय ढंग से क्या है सही जवाब होगा कि नहीं, आप मंत्री जी से कहेंगे देखिए हमारे यहाँ की यह प्रक्रिया, यह नियम है, आपको भी उसका पालन करना होगा, ठीक। इसी तरह यदि उसी समय कोई एक और मरीज आ जाता है जिसकी यदि आप तुरंत इलाज न करें तो उसकी मृत्यु हो सकती है, इन डेंजर है, तो आपको वहां पर क्या डिसीजन लेना होगा? वहां पे प्रक्रिया को भंग करके नीति शास्त्रीय तरीका यही होगा कि आप सबसे पहले सब कुछ छोड़कर उसका इलाज करें, उसका प्राण बचाएं, ठीक है ना। तो इसी तरह प्रशासक और नागरिक के बीच संबंध होना चाहिए, इसी तरह मंत्री और जनता के बीच संबंध, इसी तरह इंजीनियर और जनता या जो भी काम करता है जहां पे रहता है, जिसका काम करता है, इसी तरह वकील और उसके मुवक्किल का संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के पतन के क्या कारण है दोस्तों? नैतिकता का पतन सार्वजनिक संबंधों में भी होता जा रहा है, ठीक है। घूसखोरी, वकील क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, जो हमने कहा नीति शास्त्रीय ढंग से उसका पालन नहीं करते, उसका उल्टा करते हैं, है ना। तो यह सब क्यों होता है? क्यों? त्वरित व प्रभावी कानून दंड विधि का अभाव है, अर्थात त्वरित व प्रभावी कानून की कमी है और दंड जो दिए जाने चाहिए उनका अभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ थोप दिया बैंक मैनेजरों पर और इतना बड़ा निर्णय ले लिया नोटबंदी का, लेकिन बैंक मैनेजर्स ने क्या किया? बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने जो काला धन था उसको सफेद कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको डर नहीं था, कोई त्वरित और प्रभावी कानून नहीं था, दंड विधि का अभाव था, जो दंड है उसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, तो उससे बचाव किया उन्होंने और उनसे वो परिचित थे कि कुछ उनका होने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, साधारण सस्पेंशन होगा, तो उसकी आड़ में उन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया। इसके अलावा कम समय में सरलता से अधिक लाभ की लालसा, अर्थात कम समय में सरलता से अधिक लाभ की लालसा, मंत्री जी आएंगे तो ज्यादा पैसा देंगे, गरीब को हम क्यों देखें, डॉक्टर यह सोचेगा, तो कम समय में सरलता से अधिक लाभ की लालसा। तो यहां पर नैतिकता कहां रह गई? डॉक्टर बने मरीज को देखने के लिए, पैसा कमाने के लिए केवल। इसी तरह भ्रष्टाचार का दुष्चक्र, भ्रष्टाचार का दुष्चक्र मतलब ऑफिसर बने हैं पैसा दे करके लोक सेवा आयोग द्वारा, तो जब भ्रष्टाचार में मतलब पैसा देकर 10 लाख देकर जब घुसे हैं तो सबसे पहले तो यही सोचेंगे 10 लाख कैसे वापस आए। तो भ्रष्टाचार का यह दुष्चक्र भ्रष्टाचार करने के अभ्यास को जन्म देता है। अभ्यास से क्या होता है? आदमी भ्रष्टाचारी अंततः हो जाता है, ठीक है ना। समाज में दिखावे की प्रवृत्ति का बढ़ना, समाज में जैसा कि हमने बताया दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, गाड़ी आ जाए, बड़े बड़े बंगले हो जाएं, ठीक है, 10 लोग साथ में चलें, तो ये दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। व्यक्तिगत सोच जो एक मानवतावादी सोच है वो मर रही है। इसके लिए व्यक्ति अपराधों को, दुनिया भर की चीजों को, गलत तरीकों को खोजता है। इसके अलावा सार्वजनिक हित के स्थान पे व्यक्तिगत हित, अर्थात जहां सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित टकराते हैं वहां व्यक्ति व्यक्तिगत हित को ज्यादा महत्व देता है, स्वार्थ को ज्यादा महत्व देता है। जैसे कि इसमें एक चीज और आती है दोस्तों, जैसे किसी धर्म को आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, तो यहां पर जब आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए, ये मैं एक आपको बता रहा हूं, अभी तो केस स्टडी नहीं करवा रहा हूं, लेकिन केस स्टडी में आपको बता दे रहा हूं किस तरह से पूछी जाएगी। जैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो एक ही दिन मुहर्रम और दिवाली मान लीजिए पड़ जा रहा है, तो 2 गुटों में संघर्ष की संभावना है, संघर्ष हो गया और दोनों लोग आपके पास आए,
समस्या आपके पास आई, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, व्यक्तिगत हित या सार्वजनिक हित। व्यक्तिगत हित क्या देखेंगे आप, कि आप जिस धर्म के हैं उसके प्रति आपका झुकाव रहेगा। तो यदि आप नीति शास्त्रीय दृष्टि से उचित निर्णय नहीं लेते हैं, अनुचित निर्णय लेते हैं, आपका अभ्यास नीति शास्त्रीय नहीं है, तरीका नहीं है आपका, तो आप वहां पर तुरंत हिंदू धर्म के पक्ष में अर्थात अपने धर्म के पक्ष में निर्णय लेंगे। लेकिन यदि आप सार्वजनिक हित को ध्यान में रखेंगे और उसको सर्वोपरि मानेंगे, अपने कर्तव्य पर चलेंगे, नीति शास्त्रीय ढंग से सही डिसीजन लेंगे, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एक पक्ष को लगे कि पक्षपात हुआ है। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने दोस्तों 7 प्रकार, देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है आईएएस में, तो अभी यूबीपीसीएस में भी ये पूछा ही जाएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कि महात्मा गांधी ने 7 प्रकार के सार्वजनिक पापों की बात की है जो पतन करते हैं नैतिकता का, जिनके कारण व्यक्तिगत और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का पतन होता है। क्या क्या याद रखिएगा, सिद्धांत विहीन राजनीति, अर्थात ऐसी पहले क्या होता था, लोग अपने दादाजी लोगों से पूछिएगा, पहले के लोग जिस पार्टी में रहते थे उस पार्टी को अंतिम तक नहीं छोड़ते थे, बहुत ही भरोसेमंद होते थे, उनकी निष्ठा बहुत ही मजबूत होती थी पार्टी के प्रति जो होती थी। आज क्या है, सिद्धांत विहीन राजनीति है, जिसको जहां मन कर रहा है, जहां लाभ दिख रहा है वहीं भाग जा रहा है, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, कोई किसी नेता की जो है, अपने ही नेता जिसका जो है कल चरण स्पर्श कर रहा है, कल उसके साथ रह रहा है, उसके साथ घूम रहा है, अगले दिन उसके पीठ पे छुरा भोग दे रहा है, उसकी जाके बुराई करने लग रहा है। इसके अलावा बिना श्रम के धन, आजकल क्या है, व्यक्ति जो है बिना श्रम के धन मतलब चाहता है कि कोई काम ना करना पड़े, आरामदायक लाइफ हो और धन मिलता रहे। ठीक है, तो इस महात्मा गांधी ने कितना पहले इन सबको पाप बता दिए, यही सब नैतिकता का पतन करते हैं। तो बिना श्रम का धन जब आता है तो वो भी नैतिकता का पतन करता है, क्योंकि उस धन की फिर कीमत आप नहीं समझेंगे। बिना अंतःकरण के सुख, अर्थात बिना अंतःकरण के सुख, आजकल व्यक्ति क्या कर रहा है, भाग दौड़ की लाइफ में धन अर्जन में ही या फिर भौतिकता के अर्जन में जो दिखावे की चीजें उसको अर्जित करके खुश, अपने आप को सुखी दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसका अंतःकरण नहीं कर पा रहा है, उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है, उस परेशान ही परेशान है, दिन रात परेशान है, पैसे के चक्कर में, भौतिकता के चक्कर में परेशान है। तो वास्तविक जो अंतःकरण होना चाहिए सुख का, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जो जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ठीक है, व्यक्तिवादी होता जा रहा है, उसके अंदर परहित जो होना चाहिए, जो दूसरों के हित के लिए जो कार्य होने चाहिए वो मन में नहीं आते हैं उसके। इसके अलावा नैतिकताहीन व्यापार, जो व्यापार हो अगर नैतिकताहीन हो तो वो भी नैतिकता का पतन करता है। ठीक है ना, आजकल जो व्यापार हो रहे हैं उसमें नैतिकता कहीं नहीं दिखती है, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में झूठा मिलावटी सामान, ये सब चीजें चलती हैं। 5वां मानवता विहीन विज्ञान, मानवता विहीन विज्ञान, जैसे परमाणु हथियारों का दुष्प्रयोग, ये सब क्या है, मानवता विहीन विज्ञान है। ये सब इनका उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा। अगर उपयोग से जितना लाभ नहीं होगा उतना दुरुपयोग से इनके हानि होगी। ठीक है ना। या फिर ऐसे कई आविष्कार हुए हैं, ऐसे कई चीजें बनाई गई हैं जिनसे, ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं जिनसे लाभ कम हानियां ज्यादा हुई हैं। तो मानवता विहीन विज्ञान में दोस्तों यह नैतिकता का पतन करता है। ठीक है ना, द्वेष बढ़ाता है, संघर्ष बढ़ाता है, असुरक्षा की भावनाओं को बढ़ाता है। इसके अलावा त्याग रहित पूजा, लोग पूजा करते हैं, जिस दिन व्रत रहेंगे उसी दिन सबसे ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना, बस ये है कि स्वाद बदल जाता है उस दिन, आलू मटर टमाटर जो भी है तमाम चीजें जो है उस दिन चलती हैं। ठीक है, वैरायटी की चीजें। तो त्याग रहित पूजा, कोई त्यागी नहीं है, खाने से बस मतलब है, व्रत है, हाँ दिन भर नहीं खाए, शाम को खाना है, तो उसी पर ध्यान रहता है। मैं एक बात कह रहा हूं कि त्याग रहित पूजा जो हो रही त्याग रहित है, उसमें बस ये है कि अगर पूजा हो रही है मंदिर में, भगवान से कुछ मांग ही लो, ठीक है, भगवान ये पूरा कर दो तो ये कर देंगे, ये पूरा कर दो तो ये कर देंगे, तो उसमें त्याग नहीं है। तो त्याग रहित पूजा ये भी नैतिकता का पतन करती है। ईश्वर के साथ, धर्म के साथ, ठीक है, जब आपका विश्वास नहीं होगा, जब आपका जुड़ाव नहीं होगा, तो
जो संकल्पना है मानवतावादी उसका विकास कैसे होगा, नैतिकता का विकास जो कि धर्म पे आधारित जहां ज्यादातर समाजों में होता है, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चरित्र विहीन ज्ञान, जो ज्ञान जिसमें चरित्र की कोई बात ना हो, जहां पे नैतिकता ना हो, तो वो भी नैतिकता का पतन करती है। ठीक है ना। तो ये 7 पाप हैं, सार्वजनिक पाप, जो नैतिकता का पतन करते हैं। अच्छा, उपाय क्या है? उपाय दोस्तों निजी सार्वजनिक दोनों में उपाय बराबर रूप से लागू होंगे। क्या क्या? परिवार, समाज तथा शिक्षा के माध्यम से बच्चों का अच्छा समाजीकरण किया जाए। नैतिकता के स्वर्णिम नियम को बढ़ावा जाए। स्वर्णिम नियम क्या है नैतिकता का दोस्तों? ये पूछा भी जा चुका है टिप्पणी में। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से स्वयं के लिए अपेक्षा करते हैं। दूसरों को गाली दो, उससे यह अपेक्षा करो कि वो हमारा सम्मान करेगा, तो यह तो संभव नहीं है भाई। तो आपको भी उसको सम्मान देना पड़ेगा, तभी आपका सम्मान होगा। ठीक है ना। तो जैसे को तैसा वाली भावना होगी। तो स्वर्णिम नियम को बढ़ावा देना चाहिए, नैतिकता के स्वर्णिम नियम को बढ़ावा देना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा जो 7 पाप बताए गए थे, उनके सापेक्ष विपरीत, उन्हीं जो 7 पाप थे उनके विपरीत जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्या क्या? सिद्धांत विहीन राजनीति, तो सिद्धांत युक्त राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। श्रम युक्त धन को, अंतःकरण युक्त सुख को, नैतिकता युक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। मानवता युक्त विज्ञान को, ऐसे आविष्कारों को बढ़ावा देना चाहिए जैसे पर्यावरण से संबंधित जितनी भी उनकी पर्यावरण दृष्टि से अच्छी जो टेक्नोलॉजीज उनको बढ़ावा देना चाहिए। त्याग युक्त पूजा होनी चाहिए, अर्थात ऐसी पूजा करनी चाहिए जो त्याग हो, जिसमें मानव धर्म का पालन हो। चरित्र युक्त ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान रखना चाहिए जिससे चरित्र का विकास हो। ठीक है ना। तो इसके अलावा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का पालन, अर्थात जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनके पालन की बात की जाए, उनके पालन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इससे भी नैतिकता का विकास होगा। इसके अलावा गांधी जी द्वारा वर्णित एकादश व्रत, याद रखिएगा इन 11 व्रतों को, ये भी निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म समभाव। इन सब को हम एक डिटेल में जब गांधी जी के एकादश व्रतों के बारे में पढ़ाएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे सब क्या क्या चीजें हैं। तो इतना याद रखिए। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आदर्शों से चरित्र का निर्माण करना चाहिए। या और आप लोगों को जो स्लोगन्स मालूम है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन आदर्शों का विकास किया जाए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मजबूत हो चरित्र व्यक्ति का। दोस्तों, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के नए आयाम, अभी नए आयाम नैतिकता के उभर रहे हैं। क्या क्या? जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिसपे भारत कानून बनाने वाला पहला देश बना है। जिसमें क्या कानून बनाया गया है? जितनी भी कारपोरेट कंपनीज हैं वो अपना लगभग 2% दान करेंगी CSR के तहत। ठीक है ना। इसी से कारपोरेट गवर्नेंस का भी सवाल उठता है इस टॉपिक से। ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान सी चीज है। वही मैंने बताया 1951 के बाद निजीकरण की प्रक्रिया तेज हुई देश में। सार्वजनिक चीजें जितनी थी उनका भी निजीकरण किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि निजी क्षेत्र में निम्न विशेषताएं होती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती हैं। क्या क्या? कार्यकुशलता होती है ना, कार्यकुशल होते हैं लोग उसमें। समय प्रबंधन उनका होता है बढ़िया। संसाधन का उचित प्रयोग होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उनको वो लाभ पर आधारित होती हैं, तो वो संसाधनों का उचित प्रयोग करती हैं। पारदर्शिता होती है। ठीक है ना। पारदर्शिता उसमें बराबर बरती जाती है, क्योंकि पूरी तरह लाभ पर आधारित होती है। वो अपने जैसे कि सरकारी कर्मचारी क्या है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, शिकायत हो रही है, 1 साल में सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर कंपनी को अपना लाभ देखना होता है। प्रतिस्पर्धा में अन्य कंपनियां चूंकि होती हैं, तो उनसे आगे निकलने के लिए हर मामले में अच्छाई यहां पर लाने का प्रयास किया जाता है। संसाधनों का उचित प्रयोग, पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण सेवा इसीलिए प्रदान की जाती है। नवाचार, जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको तुरंत अपना लिया जाता है। समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जाता है। यहां पर ये ऐसा नहीं कि लाल फीता सही है, एक फाइल इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, पैसा लेन देन, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें नहीं रहती हैं। सकारात्मक कार्य संस्कृति रहती है।
जो बॉस रहता है उसकी बात हर कोई मानता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, अर्थात मार्केट में अपने आप को उच्च प्रस्तुति तक लाने के लिए लोग अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजीज, अच्छे से अच्छा व्यवहार, सब कुछ अच्छे से अच्छा प्रबंधन यहाँ पर लागू करते हैं। तो निजी क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं। लेकिन निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों का जो उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना होता है। इन दोनों को मिलाकर जो संकल्पना आई है कारपोरेट गवर्नेंस की, ठीक है ना। क्या संकल्पना आई है? कारपोरेट गवर्नेंस की। इन दोनों को मिलाकर के, जिसमें पीपीपी, जो ट्रिपल पी परियोजनाएं हैं, या जितनी आजकल कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं सार्वजनिक क्षेत्र की जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी है, जैसे डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम, इसमें निजी क्षेत्र का पूर्ण सहयोग उसमें है। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है अच्छी सुविधाएं देने के लिए, ठीक है। तो यहीं से दोस्तों इस नई संकल्पना में स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, तमाम तरह की जो है चीजें सामने आ रही हैं, नई नई चीजें, नए नए आयाम सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर्स में जब केस स्टडी पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए एक बार तो आप तो खेलेंगे पूरा नीतिशास्त्र के साथ। ये इतना सरल लगेगा कि लगेगा ही नहीं कोई आप विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षा की एक छोटी सी किताब पहले आती थी, पतली सी, वही आपको लगेगा कि आप वही पढ़ रहे हैं, मजेदार कहानियां उसमें से, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।